ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिसन में जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z10ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत जो वहाँ पे हुई है उस तकरीब में भी शिरकत की है। तो एक तरफ इंडिया अपाची हेलीकॉप्टर ले रहा है, दूसरी तरफ हमें ये मिल गए हैं Z10ME। तो आप क्या समझते हैं कि इससे ताकत का तवाज़न जो है वो किस तरह से होगा, क्योंकि बाज़ लोगों के ख्याल में ये अपाची से बेहतर है। यहाँ देखें, एक तो ये है कि ये जो आपने जिस हेलीकॉप्टर्स की बात की, चाइना में इसको चांग ही कहते हैं, और ये पहली दफा 2024 में लास्ट ईयर इनको मंजर आम पे चाइना लेके आया जब सिंगापुर में एक एयर शो हुआ था। और पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री जो जिसको ये जहाज मिले हैं। तो इससे देखें, इस जहाज में फायदे इसलिए भी कि एक स्टेट ऑफ आर्ट ये जहाज है, एडवांस रेडार्स लगे हुए हैं, ये मिसाइल इस पे फायर हो तो हिट्स ये डिटेक्ट कर जाता है, और इसके बाद ऑल वेदर है, और इसके बाद वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। फिर कहते हैं ये टैंक्स के अगेंस्ट बड़ा इफेक्टिव है हेलीकॉप्टर, फिर इन्फेंट्री के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होता है, फिर इस बंकर्स के अगेंस्ट भी ये इस्तेमाल होता है, और इसके पास 3 किस्म के मिसाइल्स यूज होते हैं। 2 से 6 किलोमीटर वाला भी है, और फिर 208 किलोमीटर वाला भी है, और इसका अपनी क्रूजिंग रेंज भी ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर है। तो इसमें जहाज में ये है कि इसमें ये कहते हैं कि ये चैलेंज करता है अपाची हेलीकॉप्टर जो A64 है, तो उससे कहते हैं बल्कि बेहतर जहाज है, सिंस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहली दफा पाकिस्तान को मिला है। और आपको याद हो, आज ही राइटर में स्टोरी आई है कि जिसमें उन्होंने जब बात की है कि जिस तरह जेट एंड सी ने राफेल्स को गिराया, तो उसमें यही कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के सामने इंफीरियर साबित हुई। सो सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें इमरान साहब बात ये है, इट इज मैन इनसाइड दैट मशीन जो उसको ऑपरेट करता है वो मैटर करता है, प्रोफेशनलिज्म आपकी जो है वो मैटर करती है। जहाज जितना राफेल देखे बहुत अच्छा जहाज है, 4.5 जनरेशन जहाज है, लेकिन उसको सही तरीके से वो हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से डिसॉल्ट के लिए भी इट वाज अ डिजास्टर फॉर द डिसॉल्व ऑफ फ्रांस। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी हवाले से आपसे पूछना भी चाहता था कि राइटर में जो ये स्टोरी आई है इसमें राफेल तो है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इस स्टोरी ने मगरबी जो साख्ता जंगी हथियार हैं उनकी अफादियत पे जहां सवालिया निशान खड़ा किया है, वहीं चीनी जो सलाहियतें हैं उनकी तारीफ भी हुई है, और उनके लिए मार्केट में अब जिस तरह से इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं तो चीन तो उससे कहीं आगे नहीं निकल गया, आपको महसूस होता? यहाँ देखें कि इस जंग में दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन आप ड्रा करा सकते हैं कि चाइनीज को यानी कि टेक्नोलॉजी को वेपन सिस्टम कहीं टेस्ट नहीं हुए थे तो लोग इसको इंफीरियर समझते थे, लेकिन यहाँ पे इट प्रूफ अदर वे अराउंड यहाँ पे होगा। फिर उससे और इम्पोर्टेंट चीज देखें, इंडोनेशिया ने राफेल ऑर्डर किए थे फ्रांस से, अब उन्होंने कहा कि मैं जेट एंड सी लूंगा। तो आप उससे आप देख लें कि कितनी इंपॉर्टेंस जेट एंड सी की बढ़ गई है। और फिर अभी इसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि इंडिया को तो पता ही नहीं था कि PL-15 है तो इसका कितना रेंज है क्या है। फिर एक देखें कि एपिक बैटल थी, उन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया, और लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने देखे, इसमें कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजी यूज की है या सिनर्जी क्रिएट की है कि ग्राउंड में रेडार्स आपके एवाक्स से ऊपर जो हवा में उड़ रहे थे और उनका राब्ता जेट एंड सी के साथ था। और वो बताते हैं जेट एंड सी के जो जिस तरह लिखा जाता है कि वो उनके रेडार्स ऑफ थे तो वो डिटेक्ट हो नहीं रहे थे। सो एक बहुत जबरदस्त किस्म का कंसेप्ट था। और एयर चीफ जो सिद्धू साहब थे वो तो कमांड सेंटर में वहीं पे बैठे हुए थे और वहीं से चीजें कंट्रोल कर रहे थे। सिंसियरिटी प्रोफेशनलिज्म है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का, पाकिस्तान की एयर फोर्स का, और अकॉर्डिंगली उन्होंने सबने डिलीवर किया, चाहे पाकिस्तान आर्मी थी जो फतेह 1 फतेह 2 था, या LOC हमारी परफॉर्मेंस थी, या हमारी एयर फोर्स थी, या नेवी हमारी रेडी हालत में थी अरेबियन सी में। ठीक। अच्छा मसूद खान साहब, एक और चीज़ पे आपका कमेंट चाहते हैं। जिस तरह से ईरान ने S-400 को टेस्ट किया है, अभी एक खदशा या शुबा जाहिर किया जा रहा है ईरानी मिलिट्री क़यादत की जानिब से भी, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। क्या लगता है आपको, क्या कर सकता है इसराइल या अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला? उसमें वो पॉसिबिलिटी उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी यही कहा है कि हमने ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करेंगे। अगर वो
रीस्टार्ट करते हैं इसको इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, उस केस में हमला होगा। इसराइल ने भी यही कहा है और अमेरिका ने भी यही कहा है। देखें S-400 जो है उसके लिए रिएक्शन टाइम की बात है। आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम आए हैं तो मुश्किलात इसमें आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल में कि मुश्किल हालात हो सकते हैं। तो द ओनली थिंग इज कि पाकिस्तान भी मीडिएट कर सकता है और जिसमें हो सकता है कोई फ्यूचर में ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक डील हो जाए, और जिसमें देखें उसके ऊपर इंटरेस्टिंगली चाइना का भी प्रेशर है ईरान पे और रशिया का भी प्रेशर है कि आप न्यूक्लियर बम न बनाएं, और वो कहते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अमेरिका कहता है पीसफुल पर्पसेस भी नहीं होंगे। सो ये एक है, देखें गेम ऐसी है कि इसमें हर एक का इंटरेस्ट है, लेकिन होपफुली जिस तरीके से ईरान ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन या एक दिखाई, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे विल अलाउ कि वो आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक, ये भी बताइएगा मसूद साहब, यमन की पोजीशन आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से यमन ने मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता रात फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए बेन गोरियन एयरपोर्ट को कामयाबी से निशाना बनाया है, और जिसके नतीजे में 40 लाख से ज़ायद से होनी जो फ़ौजी थे, हमलावर थे, वो पनागाहों में उन्हें छुपना पड़ा। अब ये जिस तरह से यमन की जानिब से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इसराइल पर, क्या लगता है इसका आगे जाके फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या वाकई ही प्रेशर क्रिएट होगा इससे इसराइल पर? एक ही अभी जो ईरानियन हम जिसको हम कह सकते हैं प्रॉक्सी है, ये हुती से या अंसारुल्लाह है, ये अभी तक इंटैक्ट है। आल्दो इस पे बड़ी स्ट्राइक्स की हैं, इसराइल ने भी की है और इसके साथ अमेरिकन ने भी की है, लेकिन इनकी पोजीशन बड़ी आपसे समझ ले स्ट्रेटेजिक है। बेसिकली रेड सी को, बाबुल मंदब को ये बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं और कमर्शियल शिपिंग को ये मॉनिटर कर सकते हैं, और हमने रिसेंट पास में देखा है उधर उन्हें स्ट्राइक्स भी की हैं। और इनके पास जो मिसाइल हैं बेसिकली ये भी ईरान के दिए हुए मिसाइल है, खुद तो ये बना नहीं सकते हैं। लेकिन एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि बहुत ये बहादुर किस्म के लोग हैं और बड़े एडमेंट है, लेकिन इनके अभी हालात ऐसे हैं कि यमन आप खुद देख लें कि एट प्रेजेंट इज डिवाइडेड बिटवीन 2 ग्रुप्स इसको रूल कर रहे हैं। साउथ में एक्चुअल जो हुकूमत है अदन वाली साइड पे, जिसको एक्चुअल यूनाइटेड नेशन रिकग्नाइज करती है, नॉर्थ में ये सना वाली साइड पे है, इसमें होतीस बैठे हुए हैं। सो अंदर से भी डिवाइडेड है। सो दिस इज द ओनली प्रॉक्सी जो अभी इंटैक्ट है। तो यकीनन अभी आप देखेंगे कि इसराइल की भी कोशिश होगी, अमेरिका की भी कोशिश करेंगे कि इसको वीक करें, इसको जितना वो डैमेज कर सकते हैं करें, क्योंकि उनको थ्रेट जिस तरह आपने बात की है, इसराइल के जितने स्ट्राइक्स हमने पास में भी देखे हैं यमन के बड़े इफेक्टिव साबित हुए हैं। लेकिन देखें इनकी फिर एक लिमिटेशन होगी कि एट टाइम वो भी आएगा जब इनके पास वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो इनके लिए मुश्किलात फिर बढ़ सकती हैं। अच्छा मसूद साहब, ये भी बताएगा, अभी तक जिस तरह से बताया जा रहा है, आप बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस चीज़ का इसराइल के ऊपर भी। यमन ने अब तक 67 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 मुसल्लह ड्रोन इसराइली अहदाफ को जो है निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो पैदा कर रहा है यमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखें इसका इम्पैक्ट तो यही होता है ना, जब आप खौफ क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, और आप जाके एक भी जाके हिट करता है, आउट ऑफ 10 में से एक हिट करता है। इवन जो उसकी डिब्री गिरती है, अगर आपने उसको थ्रू आयरन डोम के जरिए या डेविड स्लिंग के जरिए आपने हिट किया है, तो उसका इम्पैक्ट तो फिर भी पड़ता है, विद इन द कंट्री है। और फिर देखें इसराइल की, आप देखें ना कि लेंथ ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर है और 22 से 30 किलोमीटर तो इसकी विड्थ है, तो इनके लिए मुश्किल। ईरान दैट्स वाई प्रिवेल कर गया था जब इसराइल के साथ 12 दिन की जंग हुई, जिस तरीके से इनके मिसाइल गिर रहे थे, जिस तरह वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई। देखे फाइनली आयरन डोम सिस्टम फेल और वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि जिस तरीके से वो मिसाइल आ रहे थे, तो अभी तो उनके पास शॉर्टेज पड़ गई है, पेट्रियट मिसाइल की शॉर्टेज पड़ गई है। तो अभी इसी वजह से ये जो होती से वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि इस मौके से फायदे उठा के। सो इसराइल के लिए भी मुश्किलात हैं आगे फ्यूचर में, और जिस तरीके से मजालिम हो रहे हैं गजा में, हमने देखा वहाँ पे डेथ बाय जो स्टारवेशन है और जिस तरीके से जेनोसाइड वहाँ पे हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने देखे कि बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे ममालिक इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। वेस्ट में खास तौर पर मैंने जिस तरह आपने भी देखा है
कि प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं इन द फेवर ऑफ गजन्स, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि वो भी उनको भी परेशानी है जिस तरीके से वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि आगे जाके डायनामिक्स क्या बन सकती हैं और आगे जाके पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से आगे पाकिस्तान को बुलंदी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इमरान साहब, अब जिस तरह से हमने देखा कि ईरान अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत कर रहा है, S-400 को टेस्ट किया गया, रशिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या अमेरिका या इसराइल दोबारा ईरान पर हमलावर हो सकता है? देखिए, ये तो एक ऐसी बात है जिससे आप फौरी तौर पे इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये जो दौरा है ईरानी प्रेसिडेंट का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको आप सिर्फ इस तनाज़र में ना देखें कि ये बड़ा दोनों मुल्कों के लिए खुश सगाली है, दोनों मुल्क बरादर मुल्क हैं और ये अब 10 बिलियन डॉलर तक इसकी जो है वो तिजारत चली जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ईरान के मामलात को ठीक भी करवा सकता है, इनके मुज़ाकरात की टेबल पे इन दोनों मुल्कों को ला सकता है। और आपको याद होगा कि जब पहले भी ईरान पे हमला हुआ है तो उसमें भी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान ने इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त अलाइन है पूरे, तो इसलिए भी इस दौरे में ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए कहाँ पे आलमी सतह पे आसानियों का सबब बन सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी ये बात कि अगर इसराइल खुदा न खास्ता दोबारा ईरान पे हमला करता है या अमेरिका हमला करता है तो पाकिस्तान ये मौक़िफ़ तो वाज़े तौर पे कह चुका है, प्रेसिडेंट की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से और फिर फील्ड मार्शल की तरफ से बारखा ये कहा गया है कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं और इस तरह की किसी भी सूरत हाल में हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान हर मामले पर ईरान है और जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, इसी तरह से आगे जाके भी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे।